हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वारसा की संधि। आप सबको पता है वारसा संधि या वारसा पैक्ट आप सबके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये आप सबके सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में हर साल देखने को मिल जाता है, चाहे वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आए चाहे 15 नंबर वाले क्वेश्चन में, लेकिन आप सबके एग्ज़ाम में ये सवाल देखने को ज़रूर मिलता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह सवाल करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं आप सभी को हम देने का प्रयास करेंगे, और जितने भी आप सबके मन में सवाल हैं सारा आज इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप सबको हमारे वीडियो से सहायता मिलती है तो आप हमें उसके बदले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सहायता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आप सभी को आंसर बताने से पहले, आंसर लिखवाने से पहले आप सबको एक कहानी के रूप में बता देता हूँ कि क्या था वारसा पैक्ट, ठीक है, ताकि आप सब उसे समझ जाएं और खुद से भी आंसर लिख सकें। ठीक है, तो ध्यान से सुने कि वारसा संधि क्या थी। तो दोस्तों, वारसा की संधि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जब मित्र राष्ट्र जीत गया था और जर्मनी हार गया था, तो उन दोनों के बीच में समझौता करने के लिए ये संधि हुआ था। और ये संधि वारसा में हुआ था, इसलिए इसे वारसा की संधि के नाम से हम जानते हैं। और इस संधि में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे प्रावधान बनाए गए, नियम कानून बनाए गए। तो उन सबके बारे में हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध का जो होने का कारण या दोषी जर्मनी को बताया। और दूसरा, जितना भी क्षति हुआ था मित्र राष्ट्रों का युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो उसमें जितना भी क्षति हुआ उस सब को भरपाई करने के लिए जितना भी खर्चा हुआ सबका खर्चा जर्मनी में लाद दिया, जर्मनी को थोप दिया कि भाई तुम इसका भरपाई करेगा। ठीक। उसके बाद दूसरा बात है कि जर्मनी को पूरा लाचार बनाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। पहला नियम था कि जर्मनी को निशस्त्रीकरण करना पड़ेगा। निशस्त्रीकरण मतलब कि एक तरह से वो कोई भी अपने देश को मजबूत करने के लिए कोई शस्त्र नहीं बनाएगा, शस्त्र का उपयोग नहीं करेगा। ऐसा हो गया निशस्त्रीकरण। दूसरा था कि जर्मनी को सेना रखने का आदेश नहीं था। सेना सिर्फ वो अपने पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रख सकता है, मतलब बड़ी सेना उसको बनाने का रोक लगा दिया गया था। ठीक है। और जर्मनी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगह ले लिए गए थे, मतलब कि उसके भी जो भी इंपॉर्टेंट जगह थे, जैसे कि कोयले के खदान हो गए, जहाँ से मिनरल्स निकलते थे, खनिज निकलते थे, उन सभी को ले लिया गया। इस प्रकार जर्मनी को पूरा लाचार कर दिया गया। और यही सब बात वारसा की संधि में हुआ था। और इस वारसा की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध की जड़ के रूप से भी माना जाता है कि इसी संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब बीज का रोपण किया, जिससे ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, ये एक था मोटा मोटा कहानी। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि पूरा अच्छे से लिखना कैसे है। तो आप सबको सबसे पहले हेडिंग डालना है। हेडिंग में आप सब परिचय भी लिख सकते हैं या फिर वारसा की संधि लिख सकते हैं। हम ऐसे लिखते हैं, तो मैंने लिखा है वारसा की संधि। ठीक है, तो वारसा की संधि जून 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद हुआ था। इसका उद्देश्य यूरोप में शांति स्थापित करना था, और यह संधि वारसा में हुआ था, इसलिए हम इसका नाम वारसा संधि पड़ा। उसके बाद यह संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी के साथ की गई महत्वपूर्ण संधि थी। यह संधि पूर्ण रूप से मित्र राष्ट्रों के हितों के समर्थन एवं जर्मनी के हितों के बलिदान पर आधारित था, क्योंकि इस संधि में केवल जर्मनी का ही घाटा हुआ था। बहुत सारे विद्वानों का यह कहना यह भी है कि ये संधि विजयी देशों ने युद्ध में हुई क्षति को भरपाई करने के लिए किया था। बहुत ने इसे शांति का भी संधि कहा है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि ये संधि जो है मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच में हुआ था। दूसरा बात, इसमें सिर्फ मित्र राष्ट्रों के हितों के बारे में ही बात की गई थी, और इसमें जर्मनी का सिर्फ घाटा हुआ था। और बहुत सारे विद्वानों ने ये भी कहा है कि ये जो संधि हुआ था वो मित्र राष्ट्रों ने अपने खर्चे, मतलब जो भी क्षति हुआ था उसका भरपाई करने के लिए ये संधि किया था। ठीक। और दूसरा कारण ये था कि जर्मनी को लाचार बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। ये हो गया परिचय। अब हम इसको जानेंगे कि मेन इसका प्रमुख बिंदु क्या था, कि वारसा की संधि के प्रमुख बिंदु क्या थे। तो ये एक हेडिंग डाल के आप सबको लिखना है कि पहला जो इसमें था, सबसे पहले इस संधि के तहत जर्मनी को निशस्त्रीकरण हेतु बाध्य किया गया और जर्मनी को 1 लाख से अधिक सेना रखने में प्रतिबंध लगा दिया गया।
और जर्मनी को प्रधान सैनिक कार्यालय को समाप्त कर दिया गया ताकि जर्मनी फिर से विद्रोह ना कर सके। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा नंबर में हमारा ये है कि इस संधि में जर्मनी के अधिकार वाले क्षेत्रों को मित्र राष्ट्रों के अधीन कर दिया गया। प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित द्वीपों, अफ्रीका में स्थित जर्मन उपनिवेशों आदि को मित्र राष्ट्रों के संरक्षण में रखा गया। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी इम्पोर्टेंट उसके क्षेत्र थे, जो उपजाऊ ज़मीन हो गए, कोयला के खदान हो गए, खनिजों वाले जगह हो गए, उन सबको मित्र राष्ट्रों ने अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, उसके बाद तीसरा था, जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को युद्ध शुरू करने का एकमात्र दोषी ठहराया गया। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसका कारण जर्मनी को बताया गया कि तुम्हारे वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। ठीक, अगला पॉइंट है कि युद्ध में मित्र राष्ट्रों को हुई क्षति की भरपाई करने का दायित्व भी जर्मनी को सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा फ्रांस के लोहे एवं कोयले का भरपूर उपयोग किया गया था। इसी आधार पर जर्मनी के लोहे एवं कोयले की खानों में समृद्ध क्षेत्रों को आने वाले 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। मतलब कि इसमें जो भी प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ था, सबका भरपाई करने का जिम्मेदारी जर्मनी को दे दिया गया। दूसरी बात, जो जर्मनी जब युद्ध लड़ रहा था उस टाइम फ्रांस में जो कोयला खनिज था उसका उपयोग जर्मनी ने किया था। तो इसी के आधार पर जर्मनी के अंदर जितने भी खदान, लोहे के खदान थे, कोयले के खदान थे, तो सबको फ्रांस को दे दिया गया 15 सालों के लिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम इसका निष्कर्ष, एक तरह से मूल्यांकन देख सकते हैं। आप सबको एक हेडिंग डालना है, वार्सा की संधि का मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि भाई इसे एक आरोपित संधि भी कहा जाता है। जैसे कि आरोपित संधि इसे कैसे कहेंगे, तो इस संधि की शर्तें तैयार करने में जर्मनी की कोई भूमिका नहीं थी। जर्मनी को सिर्फ इस पर हस्ताक्षर करने की भूमिका मिली थी, अतः जर्मनी वासी इसे थोपी हुई मानते थे। तो देखिए, इसमें जो भी नियम कानून, जो भी प्रावधान बनाए गए थे, सिर्फ मित्र राष्ट्रों ने तैयार किया था अपने हिसाब से। इसमें जर्मनी का कोई भी हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं था कि उसने कोई भी नियम कानून बनाने में अपना राय नहीं दिया था, क्योंकि वो हारा हुआ पार्टी था। तो उससे कोई पूछा नहीं, मित्र राष्ट्रों ने अपने हिसाब से नियम कानून बनाए। तो जर्मनी सिर्फ इसमें हस्ताक्षर किया था कि हाँ, जो आपने कहा है सारा सही है, इसीलिए जर्मनवासी इसे थोपी हुई मानते हैं। ठीक है भाई, अगला अपमानजनक प्रावधान। तो यह एक अपमानजनक प्रावधान के रूप में भी जर्मनवासी इसे मानते हैं, क्योंकि जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से कमजोर करते हुए उसके संसाधनों पर दूसरे राष्ट्रों का स्वामित्व स्थापित कर दिया गया। जर्मनी की सैन्य शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया गया। किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए ऐसी कठोर शर्तों को स्वीकार करना असंभव है। जैसे कि हमने पहले बताया कि जर्मनी के पास जितना भी शक्ति था उसको कमज़ोर कर दिया गया था, उसका सेना घटा दिया गया था, उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्षेत्र ले लिए गए। तो इस प्रकार उसको लाचार कर दिया गया, उसे कमज़ोर कर दिया गया ताकि वो भविष्य में कभी युद्ध के लिए तैयार ना हो सके। तो ये एक तरह से उसको अपमानजनक बात लगी और वो अपमानित हुआ था इस संधि से। ठीक है, उसके बाद प्रतिशोधात्मक संधि भी इसे कहा जाता है। जैसे संधि के प्रावधानों की कठोरता से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह संधि शांति स्थापना के उद्देश्य से बल्कि विजेता राष्ट्रों के अपने स्वार्थों की पूर्ति और अपनी पुरानी शत्रुता का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से किया गया था। देखिए, इसका बोला तो जाता है कि भाई शांति के लिए, समझौता के लिए, लेकिन इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि ये जो संधि किया गया था, इसका जो भी नियम बनाए गए, उस नियम को देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये जो संधि हुआ था सिर्फ और सिर्फ विजेता राष्ट्रों द्वारा अपनी भरपाई कराने के लिए और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ये संधि कराया गया था। ठीक, उसके बाद चौथा, आत्मनिर्णय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। मतलब कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत, विल्सन का जो सिद्धांत में से एक सिद्धांत है आत्मनिर्णय का सिद्धांत। विल्सन ने 14 सिद्धांत दिए थे, उसमें से एक सिद्धांत है आत्मनिर्णय का सिद्धांत। तो ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुसार एक जाति, एक भाषा और एक संस्कृति के लोग अपना अलग राज्य बना के रह सकते हैं। ठीक है, उनको स्वतंत्रता थी कि
एक जाति, एक धर्म और एक भाषा के लोग अपने एक अलग राज्य बना के रह सकते थे। लेकिन जर्मन जनता को जर्मन से पृथक अलग राष्ट्रों के अधीन रखा गया, जिससे जर्मन असंतोष को बढ़ावा मिला। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला वार्सा की संधि का एवं द्वितीय विश्व युद्ध। देखो, वार्सा संधि और द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कनेक्शन था। तो इस संधि, ये जो संधि था प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि इस संधि का उद्देश्य यूरोप में स्थायी शांति की स्थापना करना था। परंतु इस संधि के शर्तों के कारण मात्र 20 वर्षों के भीतर ही फूट पड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में विश्व में महाविनाश हुआ। आप सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 14 से 18 तक चला था। फिर द्वितीय विश्व युद्ध आप सबका स्टार्ट हुआ था 1939 में। ठीक है, 1939 मतलब 18 में ख़त्म हुआ और 1939 में स्टार्ट हो गया, मतलब लगभग 20 साल। ये संधि 19 में हुआ था और फिर 20 साल बाद 39 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। तो ये इसको एक बीज के रूप में माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज यही इसी संधि में बोया गया था। ठीक है, अब हम इसमें जितना भी हमने पढ़ा उसको एक निष्कर्ष के रूप में हम लिखेंगे। अब निष्कर्ष आप सबको सभी क्वेश्चन में आप सबको लिखना ये जरूरी होता है कि आप सब ने जितना भी जो चीज़ भी लिखा, जो भी पॉइंट लिखा, सबको एक निष्कर्ष के रूप में लिखें, ताकि आप सबका एक तरह से तो एक पेज भी बढ़ जाएगा लिखने का। आपको जो आपने लिखा उसी को एक निष्कर्ष के रूप में फिर से लिख दें। ठीक है, तो आप निष्कर्ष हेडिंग डालिएगा, उसके बाद फिर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि वार्सा संधि जो है यूरोप में शांति स्थापना व जर्मनी पर नियंत्रण करने में असफल रही, क्योंकि वर्ष 1919 में जर्मनी असहाय था, अतः उसने वार्सा की कठोर संधि को मजबूरी में स्वीकार कर लिया। और फिर 1935 से 36 में निःशस्त्रीकरण संबंधी वार्सा संधि की सभी शर्तों को हिटलर ने भंग कर दिया और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का पुनः सैन्यकरण हुआ, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो एक नियम क्या था कि जो शस्त्रीकरण नहीं कर सकता है जर्मनी, वो शस्त्र वस्त्र अपना नहीं बढ़ाएगा, कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे जो हिटलर जो वहाँ पे आया, हिटलर का उदय हुआ, तानाशाह हिटलर बना, तब वो बदला लेने के लिए उसने सारे नियम तोड़ने लगे, सारे नियम को भंग कर दिया और फिर वो अपना शस्त्र अस्त्र सब अच्छा से शस्त्रीकरण किया और अपना सेना बढ़ाया, सारा कुछ किया। जो भी नियम थे सबको हटा दिया गया, जो क्षेत्र इससे लिए गए थे सबको इसने वापस ले लिया, सारे क्षेत्र अपने अधीन कर लिए और फिर सेना को बढ़ाया और सारे अपना शस्त्रीकरण किया और फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसे दूसरे विश्व युद्ध का कारण भी माना जाता है। तो दोस्तों, ये था वार्सा की संधि। आप सबको पसंद आया होगा या फिर आप सबको समझ में आया होगा, मुझे आशा है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।